ठीक। हम ओके। देख सकते हैं कि हाँ जी, बोलो। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है, सारी चीजें देख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा है डिह्यूमनाइज। तो जब हम देखते हैं एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में कि कितना हार्म कर चुके हैं, जब ग्लेशियर मेल्टिंग की बात आती है या फिर ओजोन लेयर की बात आती है, तो वो जिन चीजों के लिए टारगेट रखे गए हैं वो पूरे नहीं होते, वहाँ फेलियर हमें रिमाइंड करवाते हैं कि हम कौन है और किस हम्म। तरह से हमको एनवायरनमेंट यस। को भी रखना चाहिए प्रिजर्व करके। हाँ। यस। जैसे एक और एग्जांपल बोल सकते हैं कि कोई कंट्री से स्पेसिफिक कि सक्सेस मिलता है वर्ल्ड वॉर 2 के समय में यूएस को। तो यूएस को लगने लगता है कि इट इज़ द ग्लोबल नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। तो इट स्टार्ट्स टू बेंड द रूल्स अकॉर्डिंग टू इट यूएनएससी के थ्रू। जैसे यूएन अब वियतनाम वॉर हार गया, फेलियर। तब समझ में आया कि दुनिया में और भी लोग हैं, चाइनीज है, इंडियन है, मल्टीपोलर वर्ल्ड होना चाहिए। तो उससे हम्बल बनते हैं हर एक कंट्री भी और इंसान भी। तो इंसान की सब स्पेसिफिक एग्जांपल दे सकते हो। और कंटिन्यू। इसमें चाइना का भी ये बोल सकते हैं कि चाइना का विद द ग्रोइंग इकोनॉमिक जो साइज था, जो ग्रोथ देखी गई आफ्टर 1980s, उसके बाद चाइना स्टार्टेड टू फील कि इट वांट्स टू बी द यूनिलेटरल पावर इन द वर्ल्ड। तो दैट आल्सो वी कैन से यस। इसको इसमें पुट अप कर सकते हैं। ठीक है, कीप इट पोरस। तो यहाँ हम इंडिया म्यांमार बॉर्डर की बात कर रहे हैं। द फ्री मूवमेंट रिजीम विच इज बीन नाउ स्क्रैप्ड, इसको सस्पेंड ही कर दिया गया था सिंस सितंबर 2022, बट नाउ इट इज बीन ऑफिशियली स्क्रैप्ड। सो इट अलाउड 16 किलोमीटर दोनों बॉर्डर साइड में दी people who've been residing around the border area, the tribes, the ethnic people, they could move into 16 kilometer without any visa. एंड नाउ यहाँ ये आर्टिकल ये बोल रहा है कि स्क्रैपिंग दिस फ्री मूवमेंट रिजीम इज नॉट द सॉल्यूशन, आंसर लाइज इन ग्रेटर एंगेजमेंट। तो ग्रेटर एंगेजमेंट शुड बी देयर। अगर हम यहाँ पहले चैलेंजेस की बात करें, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के अक्रॉस क्या चैलेंजेस हैं। सो वी सॉ कि आफ्टर द जुंता पार्टी इट केम टू पावर, द जुंता रूल इन म्यांमार, सो दे हैव persecuted more Kuki Chin people, and this turmoil it has led to more influx of Myanmaris refugees into India. So we can say that the refugee crisis, in a way we can say कि it has led to more migrants coming into India. Then we can say कि इसकी वजह से जो resources के ऊपर pressure है that has been increasing, so that has also sparked security concerns within different states, specifically Manipur and Mizoram. Another challenge is trafficking of arms and drugs because of the Golden Triangle, which includes three countries: Myanmar, Laos, and Thailand. So these are the challenges. And apart from this, we see ki even when we were seeing the episode of ethnic conflicts in the state of Manipur, so even insurgents they moved across the border and they misuse that situation. So they create more security concerns. So these are some of the challenges when we talk about India-Myanmar border. And apart from this, talking about कि engagement ज़्यादा होनी चाहिए, तो on that the writer, the author is stressing कि म्यांमार इंडिया के लिए लुक ईस्ट पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर रहा है. सो यू कांट मतलब जो फ्री मूवमेंट रिजीम को अगर स्क्रैप कर देंगे सो इट कैन इम्पैक्ट द प्रोग्रेस. देन वी से कि म्यांमार इवन कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो है उसमें म्यांमार का इम्पोर्टेंट रोल है. एंड विद दिस, तो ये कुछ उन्होंने बोला है. एंड यहाँ पे एक लाइन ये भी लिखी हुई है कि जो वेस्टर्न पावर्स हैं उन्होंने हमेशा यही एक डिमांड रेज करी है कि रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी होना चाहिए म्यांमार में. बट इंडिया ने स्टिल वी हैव कंटिन्यूड टू डू बिजनेस विद द मिलिट्री रिजीम ऑफ म्यांमार आल्सो, बिकॉज वी आर शेयरिंग लैंड बॉर्डर विद म्यांमार. तो इंडिया के लिए द सिचुएशन इज डिफरेंट. एंड ऑल्सो जो कुछ सक्सेस भी अगर हम बात करें तो दिस इज ऑल्सो हेल्प्ड इन डिनाइल ऑफ सेफ हेवन टू द इंसर्जेंट्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट. सो कुछ इंसर्जेंट्स नॉर्थ ईस्ट से, जो नॉर्थ ईस्टर्न मरी स्टेट्स है, वहां से म्यांमार की तरफ अंदर चले जाते थे, तो उसको भी स्टॉप करने में कहीं ना कहीं मिलिट्री रिजीम ने हेल्प करी है. सो दिस वी कैन से कि वी आर सीइंग सम काइंड ऑफ पॉजिटिव रिजल्ट्स ऑल्सो. तो इसलिए बोला जा रहा है कि स्क्रैपिंग दिस एफ FMV is not going to provide the solution. Then challenge for Modi and Macron, we see that the president of France, Emmanuel Macron, he'll be the चीफ गेस्ट है द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस. तो बोला जा रहा है जो कॉमन आइडियाज है कि
इंडिया और फ्रांस की रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं तो दो यहाँ कीवर्ड्स लिखे कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टीपोलर वर्ल्ड। तो इससे बियॉन्ड जाने की जरूरत है। ये तो लाइक कॉमन आइडियाज हैं, ये थोड़े ब्रॉडर आइडियाज है, हमें और स्पेसिफिकली बात करने की जरूरत है और स्पेसिफिकली डील करने की जरूरत है। तो अगर हम यहाँ पहले समझे कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या, तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स हैविंग एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज हम प्रमोट करना चाहते हैं। हम नाम की बात करते हैं, ऑनलाइन मूवमेंट की बात करते हैं। एंड मेंटेनिंग पॉलिटिकल डिस्टेंस फ्रॉम द यूएसए। सो मल्टीपोलैरिटी की बात करते हैं, पॉलिटिकल डिस्टेंस यहाँ पे टर्म यूज किया गया फ्रॉम यूएस। सो दैट्स देयर, एंड सोवरेनिटी मेंटेन करना और इंटीग्रिटी को प्रमोट करना, सो दैट्स देयर। नाउ यहाँ पे अगर हम चैलेंजेस की बात करें थी और कौन से एरियाज में वी कैन सी की और कोलैबोरेशन होना चाहिए, तो पहला तो रशिया यूक्रेन वॉर जो है उसमें कैसे इंडिया और फ्रांस इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ब्रिंगिंग पीस। सेकेंडली वी आर सीइंग कि इसराइल हमस जो अटैक हुआ वहां पे दैट हैज इम्पैक्टेड द ट्रेड ऑल्सो। जो यमन हूथी ने अटैक किया दैट इज इम्पैक्टिंग द ट्रेड बाय द रेड सी। तो उसका मेजर इम्पैक्ट इंडिया पे वी कैन से एशिया और यूरोप के ऊपर ज्यादा होगा कंपेयर टू द यूएसए। सो यहाँ पे भी फ्रांस और इंडिया का रोल इम्पोर्टेंट हो जाता है। एंड थर्ड एरिया वुड बी that it is believed कि डोनाल्ड ट्रम्प he would be again returning to power। तो उसकी वजह से जो एक सिनेरियो जो एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है दैट इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग कि रिन्यूड पॉलिटिकल क्योस हो सकता है एंड रेडिकल रीडायरेक्शन ऑफ पॉलिसीज हो सकता है ऑन द पार्ट ऑफ द यूएसए। सो इसमें वी कैन से कि it is believed कि USA would show more hostility towards transatlantic military alliance that is NATO। So क्या repercussions हो सकते हैं on the Eurasian region। And with this we also see कि USA under the Trump regime it would not support the the military support जो USA भी currently provide कर रहा है to the Ukraine। So these are all the things that we believe कि और कैसे जियोपॉलिटिकली सिचुएशन चेंज हो सकती है। तो यूरेशियन रीजन में इंडिया और फ्रांस कैसे लीडरशिप रोल प्रोवाइड कर सकते हैं एंड यूरोपियन सिक्योरिटी में इंडिया और कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पे और ज़्यादा हमें डीपली एंगेज करने की ज़रूरत है। अपार्ट फ्रॉम दिस वी सी कि अभी प्रीवियसली अगर हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो देन ऑल्सो अमेरिका ने डोमिनेंट रोल प्ले किया थ्रू नेटो व्हेन वी टॉक अबाउट सिक्योरिटी ऑफ यूरेशिया। सो the things can change with again different leaders coming into power, so we need to rethink on all these aspects. So, talking about the evolution of the basic structure doctrine, so here we see कि it started with the Shankari Prasad case 1951। So इस केस में बोला गया कि जो validity है first constitutional amendment act 1951 that was upheld। So here we saw कि जो parliament की amending powers थी article 368 के अंडर द कोर्ट हेल्ड की जो पार्लियामेंट के अमेंडिंग पावर्स हैं दे वुड बी प्लेनरी एंड डिक्लाइंड टू फेटर इट बाय एनी लिमिटेशंस। मतलब जो पावर्स दी जा रही है अंडर आर्टिकल 368 उन पे कोई लिमिटेशंस नहीं है एज फार एज पार्लियामेंट इज कंसर्न अबाउट अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देन सेकेंडली वी हैड द सज्जन सिंह केस 1964 एंड उसमें 17th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज अपहेल्ड। एंड 17th अमेंडमेंट एक्ट में वी सॉ कि जो भी प्रोविजंस 9th शेड्यूल में डाले जाएंगे दे वुडंट बी जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते, उनको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। एंड थर्ड नेक्स्ट केस वी हैड द गोलकनाथ केस 1967। सो उसमें दिस वाज अपहेल्ड कि जो एंटायर पार्ट 3 है जो फंडामेंटल राइट्स वाला पार्ट है उसको अमेंड नहीं किया जा सकता, उसको किसी भी तरीके से चेंज नहीं किया जा सकता। एंड बोला गया जो कोर राइट्स हैं हमारी फाउंडेशनल असेंबली है वो उनको हम ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट वी हैड 24-26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 जिसमें भी सौ की जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है जुडिशरी की उसको चैलेंज किया गया कुछ केसेस में कि जुडिशरी को अलाउ नहीं किया जाएगा कि वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू करे। एंड मतलब दिस वाज स्पेसिफिक कि कुछ ऐसे डीपीएसपी हैं जो फंडामेंटल राइट्स से ऊपर रहेंगे इन टर्म्स ऑफ हायरार्की एंड प्रायोरिटी। Then finally we had the Kesavanand Bharati judgment of 1973 and
talk about the basic structure doctrine it emerged. And power of amendment does not include the power to abrogate the constitution, nor does it include the power to alter the basic structure, the framework of the constitution. So this was specifically upheld in the case of Nanda Bharati judgment. So this is, we can say, in short, the evolution of the basic structure doctrine with the different Supreme Court judgments and the evolution. Okay, center sovereign artificial intelligence push. तो कीवर्ड है sovereign AI. Here we are seeing कि artificial intelligence mission that would be launched very soon with an outlay of rupees 10,000 crores under the, you can say, Ministry of Electronics and Information Technology. So जैसे हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर एज सर्विस, तो यहाँ हम बात करें कंप्यूट एज अ सर्विस. सो ये बहुत क्रिटिकली, वी कैन से क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टर्म है. एंड वी विल बी फोकसिंग अपॉन कैपेसिटी बिल्डिंग. इवन रेगुलेशन ऑफ एआई की भी बात करते हैं, तो दिस is one of the examples of that also. So computing as a service would be provided, capacity building पे focus किया जाएगा, and public private partnership model would be used here. So AI, it is believed, it is important for, and it is crucial for the economic growth. So GPU, graphic processing units. Here these we can see कि these are to build a compute capacity of anywhere between 10,000 GPUs or 30,000 GPUs under the PPP model. So graphic processing units, we can say a component hai of this compute as a service का. And institutional stakeholders की बात करते हैं तो Center for Development of Advanced Computing, that's important. And algorithm based model, ये कीवर्ड हम यहाँ से ले सकते हैं. So direct tax to GDP ratio की अगर हम बात करते हैं, we have covered this in the economy series also. So direct tax to GDP ratio ये reflect करता है with the growth of GDP, जितने % से GDP growth हो रही है, इसमें nominal GDP growth is accounted, उसके proportionately direct taxes की कितने % से growth हुई है. So this is what we say कि tax buoyancy भी इस चीज को reflect कर रहा है. तो tax buoyancy में हमेशा एक चीज mind में रखनी है कि कभी भी tax rate change नहीं किया जाएगा. buoyancy इसी चीज को reflect कर रहा है कि कितना efficiently tax revenue increase हो रहा है with the increase in the nominal GDP growth rate and not with increasing the tax rate. tax rate increase करेंगे तो tax revenue direct relationship की हम बात करते हैं, but यहाँ पे nominal growth और टैक्स रेवेन्यू के बीच में रिलेशनशिप की बात है टैक्स बायंसी के केस में. सो डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो भी यही है कि जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ डायरेक्ट टैक्सेस स्पेसिफिकली उनके रेवेन्यू ग्रोथ में कितना बायंसी आई है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें टैक्स बायंसी की इंडिया में, तो इट हैज declined to 1.18% in 2022-23. Now अगर टैक्स बायंसी greater than 1 है तो वो रिफ्लेक्ट करता है कि there is growth in taxes as against the country's national income. So if it is greater than 1 तो means कि tax buoyancy is increasing, it is positive. And 2019-20 में टैक्स buoyancy इंडिया की नेगेटिव में थी, तो you need to remember कि वो नेगेटिव भी हो सकता है. It was -1.21%. एंड जब दोनों ही नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी नेगेटिव है और टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ भी नेगेटिव है, तो हम कंप्यूट नहीं कर सकते हैं टैक्स buoyancy रेशियो. सो इसीलिए 2020-21 में टैक्स buoyancy के फिगर्स हमारे पास नहीं है. एंड अदर इम्पॉर्टेंट डेटा है कि इंडिया में जो नंबर ऑफ पीपल फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स, दैट इज क्लोज टू 7.4 करोड़. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू सीबीडीटी टैक्स पेयर की. सो टैक्स पेयर इंडिविजुअल की क्या डेफिनेशन है? 2 क्राइटेरियाज हैं. या तो पर्सन हैज फाइल्ड द इनकम, द रिटर्न ऑफ द इनकम फॉर अ पर्टिकुलर असेसमेंट ईयर, और वी कैन से पर्सन, किसी की इंडिविजुअल का देयर इज टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बट आपने इनकम टैक्स फाइल नहीं किया. तो इन दोनों केसेस में वी कंसिडर अ पर्सन टू बी अ टैक्स पेयर. एंड अगर हम शेयर की बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स की, तो इफ देयर इज अ स्टेटमेंट की डायरेक्ट टैक्सेस दे अकाउंट फॉर मोर देन 50% ऑफ द शेयर इन द टैक्स कलेक्शंस, सो वो ट्रू होगा बिकॉज द शेयर इज एग्जैक्टली 54.6% डायरेक्ट टैक्सेस का. एंड अगर डायरेक्ट टैक्स टू इनडायरेक्ट टैक्स रेशियो इंक्रीज हो रहा है ऊपर डायरेक्ट टैक्सेस, देन वी आर डिवाइडिंग इट विद द इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो इट मींस कि वो प्रोग्रेसिव
नेचर ऑफ ग्रोथ को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं दे आर प्रोग्रेसिव इन नेचर कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस की हमने हमेशा एग्जांपल की बात करी, जीएसटी रेट। तो जीएसटी सबको इररिस्पेक्टिव ऑफ द इनकम, वेदर यू कमिंग फ्रॉम अ पुअर सेक्शन और रिच क्लास, आपको सेम अमाउंट ऑफ जीएसटी पे करना पड़ेगा। सो इसलिए अगर डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा इंक्रीज हो रहे कंपेयर टू इनडायरेक्ट टैक्सेस, so that is also reflecting more equality even in income distribution also. एंड इंडिया में 4 स्टेट्स हैं, सिर्फ 4 स्टेट्स में से 68% ऑफ हमारा पूरा डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है। सो 68%। अब ये सेम एग्जांपल वी कैन से कि दिस इज एन एग्जांपल ऑफ income inequality in India and वेरिएबल रीजनल ग्रोथ। सो महाराष्ट्र स्टेट रैंक 1 पे है, 36% डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन महाराष्ट्र से आते हैं। देन वी हैव दिल्ली एट 13%, कर्नाटका 12.5, तमिलनाडु एट 6.4%। तो ये 4 स्टेट्स होगी, वी कैन से 3 स्टेट्स एंड 1 यूटी, महाराष्ट्र, दिल्ली, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो वी कैन रिमेंबर दिस, collectively they account for 68% of the direct taxes. So Indian stock market, अगेन जब हमने ये टॉपिक कवर किया इन द इकोनॉमी सीरीज, तो इंडियन स्टॉक मार्केट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन वैल्यू थी, वी वर द 4th लार्जेस्ट, नाउ वी हैव बिकम द 3rd लार्जेस्ट कैन से capital market, equity market in the world, and the valuation is at $4.33 trillion. तो USA you can see कि कितना ज़्यादा there is gap between the second, the third and the fourth ranker. तो USA is the largest one in the world, $50.8 trillion. So keywords अगर हम ले तो where we can say कि India is emerging as a key player in international financial arena. This is reflecting firstly domestically बात करें तो इंडिया में reflects financial literacy is increasing. We are seeing more financial participation even on the part of youth. तो यहाँ पे भी demographic dividend important हो जाता है। And international external factors की बात करें कि this growth reflects even more confidence of investors into the Indian economy. रूफटॉप सोलर प्लांट की हमने कल बात करी थी, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना, component of grid connected rooftop systems. So this would be helpful in self reliance, जो surplus electricity generate होगी that can be supplied to the main grid. And challenge यहाँ पे हम अगर बात करें तो challenge is the higher cost of the solar panels because we are import dependent upon these. So this can help the household level पे जो main impact होगा, electricity bills they can get reduced. And एक पॉइंट ऐसा भी आएगा कि इलेक्ट्रिसिटी बिल आपको पे नहीं करना पड़ेगा आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, व्हेन जो ब्रेक इवन पॉइंट है वो अचीव होने के बाद। ब्रेक इवन पॉइंट मींस कि जो आपकी कॉस्ट होगी ऑफ दीज इंस्टॉलेशन ऑफ दीज सोलर पैनल्स, वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप कवर कर पाओगे ना, उसके बाद वी कैन से कि एक्चुअली कॉस्ट आपकी जीरो भी हो सकती है। टारगेट इज 1 crore households installation, 1 crore households installing around 100 gigawatts of solar power in the country by 2022. This was the target, and 40% हम मीट कर पाए 40 gigawatts। तो 40 gigawatts ग्रिड कनेक्टेड से आनी चाहिए थी फ्रॉम द सोलर रूफटॉप सिस्टम्स। सो टोटल इंडिया में सोलर इंस्टॉल कैपेसिटी जो है दैट इज एट 73.3 गीगावाट्स, और उसमें से ग्रिड कनेक्टेड 11 गीगावाट्स है। सो यू कैन टेक डाउन दिस डेटा, इज इम्पोर्टेंट। एंड स्टेट वाइज टॉप 10 स्टेट्स हाईएस्ट रूफटॉप सोलर कैपेसिटी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, यू कैन से टॉप 4 स्टेट्स। सो काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरमेंट एंड वाटर एक इम्पोर्टेंट पॉलिसी थिंक टैंक है, CEEW। एंड अगर हम टोटल पोटेंशियल की बात करते हैं खाली सोलर एनर्जी ऑन रूफ टॉप्स, तो इंडिया में 637 गीगावाट्स इज द पोटेंशियल। सो एनर्जी एक्सेस और एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भी इट इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन की हम बात करते हैं, एंड सस्टेनेबिलिटी and transitioning from the fossil fuel sources, increasing the energy access also.
एंड अनदर चैलेंज इज कि अगेन ये 24/7 अवेलेबल नहीं हो सकती है, तो उसको अवेलेबल कराने के लिए वी आर वर्किंग अपॉन द बैटरी स्टोरेज. So we have reached 43% with the renewables, including wind, solar, and biogas. So they contribute about 30% the total installed capacity in India. So जो target हमारा है कि by 2030 50% जो हमारी installed capacity of electricity generation renewable energy से होनी चाहिए, non fossil fuel base से होनी चाहिए. So 43% हम already achieve कर चुके हैं. So nuclear energy or hydro, they are examples of the non-fossil fuel sources. So they're unlikely to show a major surge. So उसमें challenge है कि hydro में firstly exact location and the safety is a challenge, infrastructure create करना is a challenge, and then उसको regulate करना, monitor करना. And nuclear में अगर हम again nuclear maybe it is, you can say, more strategic compared to the other renewable options, even from the perspective of national security and जो disaster होने के chances है. So it requires again critical technology. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू ऐड, जो REC है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, उसको नोडल एजेंसी बना दिया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम. Okay. So this would be under the Ministry of New and Renewable Energy. ठीक है, you can now take Karuna, you can take a financial express. Mansi, you can share the screen. Okay. Thank you. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट कर्पूरी ठाकुर, जो कि फॉर्मर बिहार के फॉर्मर CM थे. बिहार के फॉर्मर CM थे. इनको भारत रत्न मिलने वाला है. इफ यू टॉक अबाउट हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस, तो 26% रिजर्वेशन मॉडल ये लेके आए थे बैकवर्ड क्लासेस के लिए गवर्नमेंट जॉब्स में. उसके अलावा ही ऑल्सो फोकस्ड ऑन एजुकेशन सेक्टर. बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन्होंने खोले थे फॉर रूरल एंड बैकवर्ड इन दी रूरल एंड बैकवर्ड एरियाज. उसके अलावा one thing that I can recall is he also enforced a complete ban on alcohol in Bihar. So ये इनके मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. इसके अलावा देयर इज पर्वतमाला परियोजना, प्रोजेक्ट्स वर्थ 1.25 ट्रिलियन rupees under the Parvatmala Pariyojana were identified, and such number of projects can be increased to 400 or more. So Parvatmala Pariyojana basically ropeway infrastructure development कर रहे हैं in the hilly areas. And if you would like to add anything else. So this would be increasing the road density, we can say, in the hilly states. इसकी वजह से जो logistical cost है of transportation of even the FMCG goods, that can come down. All weather roads would be constructed under this, and even from the perspective of the security also, this would be helpful in easy movement. So last mile connectivity can be increased, and also we can say कि areas जहाँ पे tourism अभी तक accessible नहीं था, कुछ ऐसे important locations हो सकती हैं. So more economic opportunities would be, we can say, can be made available through this project. So we can say there are more number of multiplier effects of construction of all weather roads. Yes. So the next one is government raises import tariffs on ऐड gold. करना है इसमें important institution related to the परियोजना नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम. तो ये कर रहे हैं काम with respect to the ropeway in India. Okay. So the next one is government raises import tariffs on gold, silver to curb surge in shipments. So basically यहाँ पे import duties on gold 15% raise कर दिए, जो कि पहले 10% थी. And basically ये इसीलिए किया गया है कि जो higher import duties लग रही थी import करते हुए, जो components एंड जो parts हैं उनको decrease किया जा सके. एंड यहाँ पे बात हो रही है बेसिक कस्टम ड्यूटी की, दैट इज जो कि 10% कर दिया है. एंड एग्रीकल्चरल
एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जो कि 5% है। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है BCD एंड AIDC में? बेसिक कस्टम्स ड्यूटी जो है इंपोर्ट ड्यूटी होती है। अगर हम कोई गुड इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में तो कस्टम्स ड्यूटी इंपोर्टिंग कंट्री उसको इम्पोज करती है, सो दैट अगर सपोज डोमेस्टिकली भी हम उस कमोडिटी को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के लिए वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर कस्टम्स ड्यूटी इम्पोज करेंगे तो प्राइसेस इंपोर्ट्स के इंक्रीज हो जाएंगे। सो दिस कैन बी वन थिंग। एंड AIDC आपने बोला ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक्स है। So this is duty drawbacks with an exemption from the social welfare surcharge. तो बेसिकली AIDC एडिशनल ड्यूटी की तरह है, एंड जो BCD है वो एक तरीके से मेन टैक्स की तरह है। Your duty drawbacks would be withdrawal. Additional 5% under the all industry duty drawbacks with exemption है for the surcharge. So surcharge का तो जैसे tax on tax होता है, यहाँ पे स्पेसिफिकली देखना पड़ेगा एग्जैक्टली AIDC कैसे इम्पोज किया जाता है। सो ये जो कस्टम्स ड्यूटी है और जो भी सरचार्ज है, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द टैरिफ बैरियर्स ऑन द ट्रेड। सो यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है जो मेंशन है कि इंडिया ने बैन किया था इम्पोर्ट्स ऑफ ऑल सर्टन गोल्ड ज्वेलरी बिकॉज ऑफ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और आसियान का, तो फ्री ट्रेड पैक्ट है, तो इंडोनेशिया से अंडर ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स हो रहे थे एंड दैट सडनली इंक्रीज्ड, तो दैट वाज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर इवन जो हमारा करंट अकाउंट इंडिया का है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंडर। आई थिंक यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना कि BCD बेसिक कस्टम ड्यूटी, आपने जो बताया कि इट इज ड्यूटी ऑन द एक्सपोर्ट, जो इम्पोर्ट्स के ऊपर इम्पोर्ट, होती है। हाँ, एक से एक्सपोर्ट के दूसरा लगता है इम्पोर्ट के ऊपर बेसिक है, उसके ऊपर जो लगता है एडिशनल ड्यूटी वो AIDC है, टू ऑफसेट द इम्पैक्ट ऑफ अदर ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन द प्रोडक्शन कॉस्ट। एडिशनल है, बस यही है डिफरेंस। एडिशनल ड्यूटी इम्पोज्ड, हाँ। तो उसके ऊपर, AIDC मतलब एक तरीके से एडिशनल है, एंड वो लगता ही है BCD मेन की तरह। हाँ। हाँ So then we can talk about GTRI, Global Trade Research Initiative. So basically research group है ये, और it is focused on climate change, technology and trading. If you would like to add anything else regarding GTRI. GTRI पे तो आपने कवर कर दिया, जो बोल दिया है कि एक्चुअली फंक्शन क्या है। ये टॉपिक कवर कर सकते हो। WTO पे फूड सिक्योरिटी का क्या इशू है। Okay. So reaching an agreement on food stockpile issue at the WTO, as both developed and developing countries have diverse views on the matter. The economic think tank GTRI तो said that इसमें इंडिया की हाँ, इंडिया की कौन सी पॉलिसीज है अंडर क्वेश्चन? I think agricultural policies ही हैं, if I नहीं, cannot स्पेसिफिक कौन सी एक तो जो हमारी PDS स्कीम है दैट इज अंडर क्वेश्चन, एंड FCI जो प्रोक्योर करते हैं जो सरप्लस बफर स्टॉक ऑफ द फूड ग्रेन्स वी मेंटेन। सो दीज टू थिंग्स आर कॉन्टेस्टेड बाय द डेवलप्ड कंट्रीज। USA बिलीव्स कि ये इंडिया के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स है उनको और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए पॉलिसीज फॉलो की जाती हैं। बट इंडिया का स्टैंड ये है कि फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से विद द राइजिंग चैलेंजेस ऑफ जियोपॉलिटिकल सिचुएशन एंड क्लाइमेट चेंज, तो फूड सिक्योरिटी इज important. That is the main motive behind these policies and not to distort the trade. Okay. Then there we are also talking about interim budget. So interim budget की अगर हम बात करते हैं तो on the basis of approval, तो general budget से कैसे different होता है interim budget? अगर approval Interim, किसी हाँ, interim budget में we can't come up with new and major projects. So that is the main purpose behind interim budget is कि जब general elections होते हैं तो in that year we have the interim budget and only for the time period कि new government comes into power. So before that, for the proper function of the parliament and the economy, we have the interim budget. And addition to that, new scheme, new subsidy, new policy cannot be announced interim budget में. हाँ, न्यू मेजर हाँ प्रोजेक्ट्स, बड़े प्रोजेक्ट जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते हैं। That leads to the So, revenue and जो expenditure. vote and account होता है
वो किधर होता है? वोट ऑन अकाउंट? वोट एंड अकाउंट बजट में होता है। बजट का एक, जब बजट आठ। पासिंग होती है तो उसका एक कंपोनेंट है। वोट ऑन अकाउंट अब नहीं होता है क्योंकि नाउ वी सी की बजट को फरवरी में, बिफोर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है हमेशा 1 अप्रैल से। तो उसको वो आने से, डेट आने से पहले वी हैव दिस एंटायर बजट पासिंग प्रोसेस कंप्लीटेड। तो वोट ऑन अकाउंट पहले होता था कि एक सर्टेन अमाउंट जो है बजट से पहले आप, मतलब उसको गवर्नमेंट को अलाउ कर देते थे टू स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ मनी, सो दैट जो पॉलिसीज हैं और जो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन है उसको फॉलो किया जा सके। क्योंकि पहले जो बजट होता था डिलेड होता था, इसलिए दिस इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ द रिफॉर्म ऑफ जो बजट प्रोसेस की हम बात करते हैं कि प्रीपोनमेंट ऑफ द बजट प्रेजेंटेशन। ओके, थैंक यू। मतलब वोट इन बजट को चेंज कर दिया है इन इंटरिम बजट के साथ, इसलिए उसकी जगह ये आ गया है, तो इसलिए वो नहीं अप्लाई होता। नहीं नहीं, ये रीजन नहीं है दिव्या, आपने गलत बोला। आपने क्या बोला, रिप्लेस कर दिया वोट ऑन अकाउंट को इंटरिम मतलब आप बजट बोल से? रहे थे ना रिफॉर्म किए गए हैं, तो रिफॉर्म, हाँ रिफॉर्म ये है कि पहले बजट लेट होता था तो अब बजट फेब्रवरी में ही प्रेजेंट कर दिया जाता है। तो मेन रीजन उसके पीछे यही है कि नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होने से पहले पूरा बजट पास हो जाए और कोई वोट ऑन अकाउंट सेपरेटली उसको पास करने की जरूरत ना पड़े। ओके। ओवरऑल अगर एक लाइन में बोला जाए तो वोट ऑन अकाउंट इज अ, जब लिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जब उनको लगता है कि उनके पास रिजर्व नहीं है कि एक्सपेंडिचर इन द न्यू स्कीम्स और सब्सिडीज एक्सेट्रा, वो एक्स्ट्रा अमाउंट दैट इज बीइंग अलोकेटेड फॉर द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वोट ऑफ अकाउंट है। राइट मांस? नहीं, ये नहीं बोल सकते औशिक, एग्जैक्टली एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। जो बजट आउटले में जो एस्टिमेट्स होते हैं ना, बजट एस्टिमेट्स फॉर द अपकमिंग फाइनेंशियल ईयर, उसी का एक सर्टेन अमाउंट गवर्नमेंट को पहले अवेलेबल कर दिया जाता है, वो एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है। विद इन दैट बजटरी एस्टिमेट्स एक सर्टेन रेशियो होता था जो पहले अवेलेबल कर दिया जाता था। वही रीजन यही है कि फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो जाता था और बजट तब तक पूरा पास नहीं हो पाता था, तो वो उसको पहले अवेलेबल करा दिया जाता था गवर्नमेंट को। क्योंकि अगर न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है तो वो जो बजट प्रेजेंट किया जा रहा है अकॉर्डिंगली ही फंक्शन करेगी गवर्नमेंट की जो फाइनेंसेस है, जो अकाउंटेंसी है। ठीक। वी कैन मूव फॉरवर्ड, ये टॉपिक्स कवर हो गए। हाँ, यहाँ पे आप ये ग्राफ की बात कर सकते हो कि डायरेक्ट टैक्स टू जीडीपी रेशियो कैसे चेंज हुआ है, करंट लेवल क्या है एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। इफ यू कुड प्लीज कवर दैट। ओके, तो वी कैन सी कि इंडिया में फाइनेंशियल 2001 में 3.25% was the direct tax to GDP ratio, and up till we can say beginning, before the beginning of the global 2008 global financial crisis, it reached up till 6.3%. But after that we saw कि एक stable level पे saturate हो गया around 5.6% we can say. Then it again fell after COVID-19. तो we can say दो इसमें major events है, 2008 global financial crisis, up till 2020 it was at an average level, stable एक level पे fluctuate कर रहा था. After COVID-19 it again dropped to 4.8%, and now we are again at an all-time high of 23 years. So which is 6.11% is the direct tax to GDP ratio in India. यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि ओवर द पीरियड ऑफ 10 years, अगर इसको याद करना है तो ओवरऑल 3.9 समथिंग था करोर्स ऑफ टैक्स फाइलिंग, अभी 7.3, दैट इज 7.3 करोड़, तो डबल हुआ है 10 साल में। सेकंड, द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट डायरेक्ट टैक्स बोइंसी, इसमें होता है कि ग्रोथ ऑफ टैक्स बाय ग्रोथ ऑफ जीडीपी कितना है, तो वो भी बोइंसी इंक्रीज हुआ है। दिस शोकेसेस द फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमी। तीसरा एक और इम्पोर्टेंट है कि 15, पहले 9 लाख करोड़ के अराउंड था, अभी जाकर के एक डेटा दिया था 1916 का 16.6 ट्रिलियन, ये इंक्रीज हुआ है एग्जैक्टली डेटा 16-18 लाख करोड़ से अराउंड डायरेक्ट टैक्स। तो ओवरऑल 100% इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल में। ठीक है, और यहाँ पे जो डायरेक्ट टैक्स टू बॉयंसी की बात की तो इसमें हमेशा नॉमिनल जीडीपी होती है, ये ध्यान में रखने वाली बात है। हाँ, अभी लिखा हुआ कि वह 16.63 लाख करोड़।
नहीं 16 हाँ ठीक है। We can move forward. यहाँ पे जैसे बात हो रही है CIRP की, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस. सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग. यहाँ पे ये होता है कि कॉर्पोरेट व्हेन इट बिकम्स इंसॉल्वेंट, तो जो फाइनेंशियल क्रेडिटर होता है या फिर जो कॉर्पोरेट होता है, इट इनिशिएट्स दिस प्रोसेस. एंड बेसिकली CIRP में कुछ कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं. फॉर एग्जाम्पल लुकिंग फॉर अ न्यू बायर या फिर रेजिंग फंड्स फॉर न्यू ऑपरेशंस. इफ यू वुड लाइक टू ऐड एनीथिंग. Yes, so this falls under the IBC, Insolvency and Bankruptcy Code 2016. So उसका एक component है. And even it is not important कि bankrupt होने के बाद ही you can go for the filing. If ये दोनों part पे हो सकता है. Corporate जो main we can say promoter है of the company, if he or she feels कि ऐसी situation आने वाली है या हो सकती है, तो even before that it can be taken up. And अगर नेक्स्ट वुड बी कि अगर एक्चुअली इंसॉल्वेंट आपको डिक्लेयर कर दिया जाता है, देन दिस प्रोसेस इज टेकन अप. तो उसमें मेन अगर हम इशू की बात करें, एक तो जो एवरेज नंबर ऑफ डेज द टाइम इज बीइंग टेकन, दैट इज सरपासिंग जो लेजिटिमेटली डिसाइडेड अंडर IBC द नंबर ऑफ डेज. एंड सेकेंड इज की मेन इसके पीछे इंटेंशन वॉज द रेजोल्यूशन ऑफ द इशू एंड नॉट वी कैन से कि लिक्विडेशन मेन इशू नहीं था. तो इसका ऑपोजिट देखा गया, जो भी मैटर्स रिजॉल्व किए गए कि लिक्विडेशन किया गया कंपनीज का, rather than resolving them. यस. And एंड जो उसके के अलावा अंडर हमने हाँ, डेज स्टेट किए, इट इज 330 days. जो एवरेज अभी लिया जाता है. This is also covered. CP नेटवर्क, REC ये भी मेंशन कर दिया. हाँ जी. 1 crore हाउस होल्ड्स. महारत्ना सेंटर REC पे महारत्ना सेंट्रल PSU है. सो महारत्ना के लिए जब एनुअल टर्नओवर इज मोर देन 5,000 crore फ्रॉम द लास्ट 3 years, then it is called a प्रॉफिट महारत्ना. प्रॉफिट प्रॉफिट. 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 और ये RAN ले लो, क्या रेडियो एक्सेस नेटवर्क, मार्केट आउटसाइड चाइना. And who specifies the criteria of Navratna, Maharatna, different companies? गवर्नमेंट, जो प्रॉपर लॉ है इसके ऊपर. And what is the role of CPSEs जो mentioned है, Central Public Sector Enterprises? ये पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेज और कंपनीज होती हैं, तो उनका जो रिस्पेक्टिव रोल है किसी भी सेक्टर में, लाइक कोल सेक्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हो गया, और जो बाकी डेवलपमेंटल सेक्टर, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है. तो पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर की जब हम बात करते हैं, तो दिस इज वन टर्म जो हम यूज कर रहे हैं. Okay, so is there a difference? Is there any difference between PSU and CPSEs? PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, वो देखना पड़ेगा, कुछ टेक्निकली होगा उसमें. और CPSEs भी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. तो एंटरप्राइजेस और अंडरटेकिंग्स में क्या डिफरेंट है, वो देखना पड़ेगा क्या डिफरेंट है दोनों के बीच में. Okay. So next is banks outsource key tech functions to rein in costs. So the market for banking technology industry is estimated at $16 करुणा billion. उसमें जो आपने बोला ना कि PSU वर्सेस, तो PSU स्टेट गवर्नमेंट का भी हो सकता है, सेंटर का भी हो सकता है. इट डिस्क्राइब्स दैट जो 51% स्टेक है, इट इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट. PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और CPSU के नाम में है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर का, सेंट्रल गवर्नमेंट का उसमें स्टेक रहेगा, इसलिए CPSU. Okay. Okay. PSUs अगर 51% स्टेक है, तो इट मींस मैनेजमेंट कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास ही है. So यहाँ पे we are talking about the